92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी इतिहास का कारीगर। बस यही है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब तक दूसरा बुर्ज भी ठीक नहीं कर पाए हम। केवल 6 महीने रह गए इंजीनियर साहब। सर, बात सिर्फ काम खत्म करने की होती तो कर देते, पर यहां हर चीज वैसी बनानी है जैसी वो अपने जमाने में थी, और इस सब में वक्त तो लगता ही है। आर्किटेक्ट इंजीनियर बलजीत सिंह ने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन से कहा और 2 फाइलें सामने रख दी। ये क्या है? हसन साहब ने पूछा। सर, ये भरतपुर से कुछ कारीगर और बुलवाए हैं, उनकी लिस्ट है। जालियों का काम मशीन से नहीं हो सकता। हसन साहब ने फाइल खोल के देखी और बोले, देख लो, पिछली दफा वाला नाटक नहीं होना चाहिए। वैसे बॉब से मैं बात कर चुका हूं, फिर मजबूरन उन्हीं को काम देना होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके सर, कहते हुए बलजीत हुमायूं टूम की तरफ हो लिए। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की पहली इमारत, दिल्ली के किलोकरी और हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास बना हुमायूं का मकबरा आज वापस अपनी शान और शौकत लिए जगमगा उठा था, जिसके पीछे हजारों मजदूरों, इंजीनियरों, शिल्पकारों और संस्थाओं का हाथ था। कुछ महीनों बाद यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। उसमें दोबारा से खड़े हुए इस आलीशान मकबरे की नुमाइश थी। वो लोग, वो संस्थाएं देखना चाहती थी कि आखिर मुगलों की इस इमारत की असली शक्ल क्या थी, और इसके ऊपरी भाग का जिम्मा इंजीनियर बलजीत सिंह को दिया गया था। दिन कम थे और काम ज्यादा। सबसे असल मुश्किल मकबरे की जालियों की कटिंग थी, साथ ही पत्थर की जड़ाई, जिसे कोई नहीं कर पा रहा था। लाल रंग के बलुआ पत्थर की वो डिजाइन कुछ ऐसी थी मानो छोटे छोटे से फूलों को किसी ने आपस में गूंथ दिया हो। न कोई जोड़, न कोई रंग। कैसे बनाया होगा उस जमाने में इसको सैयद मुबारक इब्न मिराक ने, ये तो विदेश से आए हुनरमंदों के कंप्यूटर और लेजर स्कैनर भी नहीं बता पाए थे। जर्मनी के एक इंजीनियर बॉब ने एक बहुत करीबी नकल तो बना ली थी, लेकिन वो असल से बहुत दूर थी। बलजीत चाहता था कि जो बने वो बिल्कुल वैसा बने जैसा वो था। उसके पास समय नहीं था और न ही वैसे कारीगर। मुश्किल से आज उसने अमीर अली को राजस्थान के भरतपुर से बुलवाया था। किसी ने कहा था कि ऐसी कोई कारीगरी नहीं है जिसको अमीर अली के बूढ़े हाथ तराश न सकें, क्योंकि वो इस मकबरे को बनाने वाले मुबारक इब्न मिराक की ही नस्ल के थे। बलजीत ने मकबरे के बाहर बने अपने ऑफिस में कदम रखते ही राम सेवक से पूछा, वो कारीगर आ गए भरतपुर से? हाँ साहब, वो तो कब के आ गए, खाना खाने गए निजामुद्दीन तक। कितने आदमी हैं? सर, औरतें बच्चे मिला के कोई 25 आदमी होंगे। ठीक है, जैसे आ जाए अंदर ले आना, आज से काम शुरू करना होगा। ये कहते हुए बलजीत मकबरे के अंदर चला गया। वो जब जब इस मकबरे के पहले दरवाजे में शामिल होता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हर एक कदम के साथ एक बुलंद इमारत नमूदार होने लगती, मानो कह रही हो, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, आप नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की आराम गाह में तशरीफ ला रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इतिहास का कारीगर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हुमायूं के मकबरे को चमकाने में लगे बलजीत ने काम समय पे पूरा करने के लिए भरतपुर से कुछ कारीगर बुला लिए थे। बस उनको समझा के काम शुरू करना था। अब आगे। मकबरे का चक्कर लगा लेने के बाद जब बलजीत वापस ऑफिस में आए तो देखा कि एक कोई 55 साल का आदमी सर पे बड़ी सी पगड़ी बांधे खड़ा है। हल्का गेहुआ रंग,
चौड़ा सीना, धसे हुए गालों पे काली सफेद दाढ़ी, सफेद पठानी सूट पहने वो आदमी कोई अफगानी पठान ही तो लग रहा था। बलजीत को पास आते देख के वो बोले, सलाम जनाब, हम अमीर अली। ये कहते हुए जब अमीर अली हंसा तो बीच के एक टूटे हुए दांत का खालीपन भी दिख गया। आगरा के किले में काम करते वक्त टूट गया था। उस वक्त अमीर अली की उम्र यही कोई 51-52 की रही होगी। कोई कहता है कि सीढ़ियों के गिरने की वजह से हुआ था यह हादसा, तो कोई कहता है कि अमीर अली को पागलपन के दौरे पड़ते थे, सो उसने छेनी मार के खुद ही तोड़ लिया था। पर अमीर अली ने तो कुछ और ही बताया था। उसने कहा था कि उससे रूहें बातें करती हैं। एक रात एक रूह से पाला पड़ गया था जिसकी वजह से दांत टूट गया। पूरे कैंप में हंगामा थी। यह खबर आर्कियोलॉजी के हर अधिकारी को मालूम थी। डर की वजह से मजदूरों ने काम छोड़ दिया था और अमीर अली का दिमागी इलाज करवा के उसको काम से छुट्टी दे दी गई थी। ऐसे पागल आदमी को कौन काम पे रखता जिसको रूहें दिखती हों? पर क्या करें, हुनर भी कुछ होता है जो न शक्ल सूरत देखता है और न पागलपन, बस छिप के बैठ जाता है जिस्म में कहीं मुजाहिरा करने के लिए, जैसे अमीर अली के हाथों में बैठ गया था। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? दौरे तो नहीं पड़ते? अमीर अली ने सिर्फ नामे गर्दन घुमाई, बोला कुछ नहीं। सुनो, काम बहुत है, आज से शुरू कर दो तो अच्छा है। ठीक है साहब। इतना कह के बुजुर्ग अमीर अली ने अपनी जेब से एक तावीज नुमा धागा निकाला और बोला, साहब काम बांध दो। बलजीत मुस्कुरा दिया। जमाना बदल गया, तौर तरीके बदल गए, नहीं बदली तो इन संग तराशों शिल्पकारों की कुछ परंपराएं जो इन मकबरों की तरह जर्जर हो गई थीं पर जिंदा थीं। अफसोस कि मकबरों की तरह इन परंपराओं को बचाने के लिए भी कोई संस्था नहीं थी। दरअसल इन लोगों को जब भी कोई काम मिलता तो परिवार या समुदाय का मुखिया काम देने वाले से यह धागा बंधवाता था, जिससे घर वालों को दिखा के वो संदेश देता था कि काम मिल गया। जबकि इन लोगों को यहाँ बुला ही लिया गया था तो काम तो पक्का था। बावजूद इसके अमीर अली ने धागा बंधवा लिया और अपनी रवायत बचा ली। बोला, साहब काम दिखा दो। ये कह के बलजीत मकबरे की पहली मंजिल की तरफ हो लिया। देखो, मकबरे के खंभों पे नक्काशियां कट के गिर गई हैं, ये बनानी है। सामने वाली जालियां नहीं बनानी होंगी और सबसे अहम गुंबद के अंदर की जड़ाई है। पहले देख लो, बता दो जो काम समझ ना आए या ना बन सके, दिमाग लगाना होगा। उन सारी चीजों को देखते हुए अमीर अली के चेहरे के हाव भाव बदल गए, जैसे कोई शय हावी हो गई हो, कोई पागलपन का दौरा आ गया हो। उसने अपने आप से बस इतना ही कहा, हमें तो पुरखों की रूहें बता देती हैं कि काम कैसे करना है। हमारे पुरखों ने तो बनाए थे ये मकबरे और किले, समझ कैसे नहीं आएगा। अमीर अली की ये बात अगर बलजीत सुन लेता तो शायद उसको काम पे नहीं रखता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इतिहास का कारीगर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हुमायूं के मकबरे को चमकाने के लिए बलजीत ने भरतपुर के कारीगर अमीर अली को बुलवाया था। काम समझने के बाद अमीर अली को फख्र महसूस हुआ कि उसके पुरखों ने ही इस इमारत को बनाया था। वो पागल सा हो जा रहा था। अब आगे। अगले दिन सुबह सुबह हुमायूं का पूरा मकबरा छेनी और हथौड़ों की आवाज से गूंज उठा। अमीर अली का पूरा कुनबा बड़े बड़े पत्थरों को तराशने में लग गया था। अमीर अली हर एक कारीगर के काम का मुआयना करते और आगे बढ़ जाते। पहले से रखे पत्थरों में से तराशने के लिए अमीर अली ने सिर्फ आधों को ही चुना, बकाया आधे तो एक तरफ रखवा दिए। थोड़ी देर में जब बलजीत वहां आया तो अलग रखे 4 बाय 4 फीट के पत्थरों को देख के बोला, चचा ये पत्थर अलग क्यों रखवा दिए? वो खराब है। बलजीत का दिमाग घूम गया। अरे खास ऑर्डर दे के मशीन से कटवा के रखे थे वो पत्थर। उसने पत्थरों पे नजर डाली और हाथ फेर के देखा, कोई भी खराबी तो नहीं थी। कितने समतल सपाट पत्थर थे। एक पल को उसको लगा कि अमीर अली पागल ही है। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अमीर चचा, मशीन से कटवा के मैं खुद लाया था ये पत्थर और आप कह रहे हैं कि ये खराब है? अमीर अली ने सर पे बंधी पगड़ी के लटकते हुए पुंछाले से माथे का पसीना साफ करते हुए जवाब दिया, हाँ साहब,
बेचारी मशीन को क्या पता कि कौन सा पत्थर अच्छा है कौन सा खराब। मुझसे तो जो दिया उसने काट दिया। इतना कह के अमीर अली ने पास वाली हथौड़ी उठाई और पत्थर पे हल्की सी चोट की। पत्थर 2 टुकड़े हो गया। साहब, हाथ को पता होता है कि कौन सा पत्थर अच्छा है कौन सा नहीं। ये इतने बड़े बड़े महल, किले, मकबरे अगर मशीनों की मदद से बने होते तो आदमी की उम्र भी न जी पाते। अपने हुनर का सबूत देने के लिए इतना काफी था। बलजीत समझ गया था कि उसने अमीर मियाँ को बुला के कोई गलती नहीं की थी। उसे यकीन भी हो आया था कि काम बखूबी मुकम्मल हो जाएगा। कम पढ़े लिखे इन लोगों की समझ और हुनर को देख के लगता था कि आज के इंजीनियर फेल हैं इनके सामने। जब भी मौका मिले हुनरमंद लोगों से हुनर सीख लेना चाहिए। सो अक्सर बलजीत अमीर अली के पास जाके उनसे बातें किया करता। चाचा, ये काम आपने कब सीखा? पता नहीं बेटा, जब मैं पैदा हुआ तो अजान के बाद पत्थरों को तराशने की आवाज कान में आई थी। बस यूं समझो कि ये हुनर तो हमारे खून में ही है। इन मकबरे को बनाने वाले सैयद मुबारक इब्न मिरक हमारे ही खानदान के थे। अफगान से बुलाया था उनको ये मकबरा बनाने के लिए। बलजीत ने यही जान के तो अमीर अली को बुलाया था, वरना 100 करोड़ की आबादी में कारीगरों की संख्या कम थोड़े है। बलजीत देखता जाता कि कैसे छोटे छोटे औजारों से खुट खुट की आवाज के साथ पत्थर के सीने पे फूल उभर आते और अगल बगल पत्तियां फूट पड़ती और पूरी की पूरी नक्काशी बाहर आ जाती। पत्थरों पे पड़ती उन छेनियों में एक लय थी, एक ताल थी, एक मीठी सी आवाज। अगर उन पत्थरों में जान भी होती ना तो उनको इन चोटों का एहसास नहीं होता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इतिहास का कारीगर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, काम शुरू करते ही अमीर अली ने कुछ पत्थरों को अलग करवा दिया। बलजीत ने कारण पूछा तो अमीर अली ने पत्थर पे हथौड़ी मारते हुए कहा कि वो सारे खराब हैं, उन पे नक्काशी नहीं की जा सकती। अब आगे। छेनियां चलती गईं और काम होता गया। कुछ हफ्तों बाद बलजीत अमीर अली के कारीगरों की बनी जालियां देख के दंग रह गया। हू बहू वही शक्ल। वाह चाचा, मतलब आज जालियां लग जाएंगी इंशाअल्लाह। कहते हुए शाम तक अमीर अली ने बाउंड्री लाइन की टूटी हुई जालियां निकाल के नई लगानी शुरू कर दी। हर एक चीज वैसी ही हो इसका खास ख्याल रखना था। सो बलजीत ने जालियां तोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करवाया था, बल्कि चूने और पत्थरों के चूरे के मिश्रण का इस्तेमाल किया जो उस जमाने में हुआ था। बलजीत जितनी बारीकियों में जाता उसको उन लोगों से उतना ही जुड़ाव महसूस होता जिन्होंने इसको बनाया था। मतलब अमीर अली के पुरखों से, मुबारक इब्न मिराक से, हुमायूं की बेगम हमीदा बानो से। सीमेंट की उम्र 40 से 50 साल की होती है, जबकि चूने की हजारों साल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर चूने की पकड़ बढ़ती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको हवा से मिलती रहती है। लेकिन बलजीत जानना चाहता था कि इन खानदानी संग तराशों का इस साइंस के नुक्ते पे क्या नजरिया है। अच्छा चाचा, चूना सीमेंट से बेहतर क्यों है? एक तसले में रखे चूने और पत्थर के चूरे के मसाले को कन्नी से घुमाते हुए अमीर अली ने कहा, चूने में जितनी हवा लगेगी उतना सख्त हो जाएगा, और जब तक दुनिया है हवा तो रहेगी, जबकि सीमेंट की पकड़ वक्त के साथ ढीली होती जाती है। बातों के साथ काम भी होता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। मकबरे की जालियां लगाई जा चुकी थी। बड़े से गोल गुंबद के सामने सहन और सहन के किनारे पे खड़ी जालियां ऐसी लग रही थी मानो लाल रंग की एक पट्टी खड़ी कर दी हो। सब खुश थे सिवाय अमीर अली के। उनको अभी भी जालियों में कुछ कमी महसूस हो रही थी। उनका मन उदास हो गया। कोई नियम चूक गया था। जालियों में वैसी चमक नहीं थी जैसी पुरानी जालियों में होती थी, पर लगभग ठीक थी, पहले से तो बहुत बेहतर। बलजीत खुश था। उसने कहा, काम बहुत अच्छा हुआ है, हमारी इज्जत बच गई। अमीर अली ने बात पूरी नहीं सुनी और आगे बढ़ गए। कभी आंखें बंद करके जाली पे बने बेलबूटे महसूस करते तो कभी गौर से देखने लगते। बलजीत पास आया तो खुद ही बोल पड़े, लानत है हम पे, हमारे पुरखे क्या सोचेंगे, जरा सा काम भी मुकाबिल नहीं कर सके।
इतना कह के अमीर अली मकबरे के बाहर अहाते में बने टेंटों में चले गए, जहां उनके कुनबे के रहने का इंतजाम किया गया था। आज उनकी कैफियत कुछ ठीक नहीं थी, बड़बड़ाते जा रहे थे। लानत है हम पे, लानत है। ये देख के बलजीत भी उनके पीछे हो लिया। वो अपने खेमे के अंदर चले गए। अंदर से किसी औरत की आवाज आई, सुनो, अल्लाह के लिए सब फिर से शुरू मत करो, बड़ी मुश्किल से काम हाथ लगाए। मुगलिया कारीगर होने के फकर से पेट नहीं भर जाता, घर में कपड़े नहीं आ जाते। अरे वो राजाओं का जमाना नहीं है, मुकम्मल न होने पे दोबारा से तोड़ के बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अरे जब उन लोगों को काम ठीक लगा तो खुद से मीन मेक निकालने की क्या जरूरत है। पर अमीर अली अब भी बड़बड़ा रहे थे। लानत है हम पे, जैसे दौरा पड़ा हो। औरत की आवाज फिर आई, अरे इतना ही यकीन है तो जाके पूछते क्यों नहीं अपने सुल्तान से कि हमारी ये हालत क्यों है, किसने की? सुन रहे हो ना, किस अगड़ में हो कि तुम्हारे पुरखों ने इसको बनाया? अरे बनाया होगा। पिछले कितने सालों से काम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं, गरीबी ने घेर रखा है। खुदा के लिए घर की सोच लो। अरे सुन रहे हो ना? पर अमीर अली अब भी यही कहे जा रहे थे, लानत है हम पे, लानत है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इतिहास का कारीगर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हुमायूं के मकबरे की जालियों पे काम करते हुए अमीर अली को एहसास हो गया था कि कहीं कोई कमी रह गई है जो किसी और को नहीं दिखी थी। वो सदमे में चले गए, यहां तक कि अपनी बीवी के समझाने के बावजूद भी वो बड़बड़ाते रहे। अब आगे। रात हो गई थी। आज पूर्णिमा थी, सो चांद पूरा निकला हुआ था और चांद की रोशनी पूरे आलम को अपने आगोश में लिए उसको नीला कर रही थी कि तभी अमीर अली अपने टेंट से बाहर निकले, मकबरे की तरफ हो लिए। पहले दर पे कदम रखते हुए उन्होंने उसे झुक के सलाम किया। पूरा मकबरा चांद की रोशनी की जद में था और उसकी रोशनी में जालियां चमक रही थीं, सिवाय उन जालियों के जो अभी अभी लगाई गई थीं। चांद की रोशनी में भी नई जालियां अलग ही समझ आ रही थीं, जैसे जलती हुई बिजली की झालर के बीच में कुछ बल्ब हल्के जल रहे हों। अमीर अली अपनी बनाई हुई जालियों को बहुत देर तक निहारते रहे कि तभी क्या देखते हैं कि एक सफेद पोश मकबरे से बाहर आया। सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी और नूर जैसा चमकता चेहरा। अमीर अली को झुरझुरी दौड़ गई। उसने कपकपाते हुए पूछा, आप कौन? मुझे नहीं पहचानते? अभी तो हमारा नाम लेते नहीं थक रहे थे। अमीर अली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बोल ही नहीं फूटे। वो शख्स अब करीब आ चुके थे पर चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने कहा, मैं सैयद मुबारक इब्न मिराक, तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। मैंने नहीं बुलाया। बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। तुम पूछना चाहते थे ना कि ये जालियां कैसे बनाई मैंने? बोलो, पूछना चाहते थे कि नहीं? हाँ, पूछना चाहता था। इतना कह के वो सफेद पोश जालियों के पास खड़ा हो गया। चांद की रोशनी जालियों के हर फूल से छन के बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने छोटी छोटी टॉर्चें जला दी हों। अमीर अली भी पीछे हो लिए। उस सफेद पोश ने इशारा किया, देखो, अपनी बनाई हुई जालियों को गौर से देखो। अमीर अली पास आ गए। चांद से छन के आने वाली रोशनी अब उनके चेहरे पे पड़ रही थी। कुछ दिखा? उस सफेद पोश ने कहा, जो अपने आप को मुबारक इब्न मिराक बता रहा था। नहीं, अमीर अली ने जवाब दिया। तो और गौर से देखो। अमीर अली की निगाहें और गड़ गईं। आवाज फिर आई, कुछ दिखा? हाँ। क्या? चांद की रोशनी जालियों की कटिंग के नीचे पड़ रही है, पर उसके ऊपर वाला हिस्सा भी रोशन है, जबकि मेरी बनाई जालियों में सिर्फ वो हिस्सा चमक रहा है जिस पे रोशनी पड़ रही है। ये कैसे मुमकिन है? अमीर अली ने सफेद पोश की तरफ मुड़ते हुए कहा तो उसने जवाब दिया, दिमाग लगाओ तो हर चीज मुमकिन है।
जालियों की कटिंग तुम्हें जो सीधी दिख रही है वो दरअसल हल्की सी तिरछी है। रोशनी चाहे ऊपर से पड़े या नीचे से, दाएं से या बाएं से पलट के बाकी हिस्सों को भी रोशन कर देती है। अमीर अली को जैसे किसी खजाने का राज मिल गया था। वो बूढ़ी उंगलियों से उस कटाव को महसूस करने लगा। पलट के अपने पुरखे इब्न मिराक का शुक्रिया करने को पलटा, पर वहां कोई नहीं था सिवाय मकबरे के। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इतिहास का कारीगर। इस कहानी में अब तक आपने सुना मकबरे की ठीक से मरम्मत ना कर पाने का गम अमीर अली को कुछ ऐसा लगा कि वो पागल से हो गए और रात में मकबरे में जाके किसी से बात करने लगे जो अपने आप को सैयद मुबारक इब्न मिराक यानी उस मकबरे को सैकड़ों साल पहले बनाने वाला कारीगर बता रहा था। अब आगे। अमीर अली उन जालियों को पकड़ के खड़े रहे यहां तक कि सुबह हो गई। उधर जब उनकी बीवी ने उनको कैंप में नहीं पाया तो ढूंढती हुई मकबरे के पास पहुंच गई और बाकी लोग भी पहुंच गए। वो बड़बड़ा रहे थे, जानते हो मैं कल किससे मिला? जानते हो, मुबारक इब्न मिराक से। इससे पहले कि यह खबर फैलती उनकी बेगम उनको वहां से ले गई। लगा हुआ काम हाथ से जाता तो मामला बिगड़ जाता। वक्त कोई सा भी हो, कोई भी जमाना हो, पर घर तो औरत को ही चलाना होता है ना। सब वक्त पे काम पे वापस आ गए। बलजीत ने आके देखा तो बस अमीर अली ही नहीं दिखे। आज चचा नजर नहीं आ रहे? सब चुप रहे, क्या जवाब देते। तभी पीछे से आवाज आई, रहीमो, नाजिया और फलक ले लो, सब जालियां दोबारा से कटेंगी। अमीर अली की ही आवाज थी। बलजीत ने घूम के देखा। आज पगड़ी नहीं थी सर पे। सफेद बालों के बीचों बीच जहां बाल कम थे, सर नजर आ रहा था। किसी की बात सुने बिना वो जालियों के पास पहुंच गए और उनको खुरशने लगे। उनकी बेगम ने रुलाई रोकने के लिए अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया। जब बलजीत ने उनको देखा तो उन्होंने इतना ही कहा, कल फिर से दौरा पड़ा था। अब तक अमीर अली जालियां काटने लगे। बलजीत घबरा गया, कहीं काम खराब हो गया तो सुननी भी तो उसी को पड़ेगी। जैसे पास पहुंचा तो अमीर अली बोले, ये जो नज्जी है ना, बस इसको बारीक तिरछी काटनी है, फिर हो जाएगा पूरा का पूरा। और छेनी जैसा पर लंबा और पतला औजार नज्जी अमीर अली के इशारों पे चलता रहा। बलजीत की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में देखते क्या है कि नई और पुरानी जाली में पहचान खत्म हो गई। उस दिन से अमीर अली की कैफियत अलग ही रही। वो रोज रात में मकबरे में पहुंच जाते और किसी न किसी से बातें किया करते, शायद पत्थरों से जो खुद ही अपने तराशने का राज किसी वहम की शक्ल में उनको बता रहे थे। खंबे तराश लिए गए, गुंबद के अंदर की जड़ाई भी हो गई। काम लगभग खत्म हो चुका था। इंस्पेक्शन का दिन करीब आ रहा था। हसन साहब बलजीत को पहले ही काम की बधाई दे चुके थे, बस फंक्शन होना बाकी था। चचा, आपने बहुत उम्दा काम किया है। हमारे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करें। जब तारीख लिखो तो हमारे कुनबे का नाम लिख देना। हम पैसों के लिए नहीं, हुनर रसाई के लिए काम करते हैं। वरना क्या कोई पैसों के लिए पूरी पूरी जिंदगी लगा देता है? सुल्तान हमारे काम से बहुत खुश हैं और दादा मिराक भी। बस यही हमारा इनाम है, तारीख में नाम लिखा देना। बलजीत को कुछ समझ नहीं आया कि अमीर अली ने कहा क्या था। फंक्शन के दिन देश विदेश से आए मेहमानों ने काम की जम के तारीफ की। प्रोजेक्ट हेड हसन साहब को बड़ा सा मेमेंटो दिया गया। भीड़ में पीछे खड़े हसन अली अपने नाम का इंतजार करते रहे, पर वो लम्हा नहीं आया। रात हो आई थी, फंक्शन भी खत्म हो गया था। सब अपने अपने घर को चले गए थे। अमीर अली का कुनबा भी कल सुबह की गाड़ी से वापस जाने की तैयारी कर चुका था। अमीर अली को रात जब मकबरे की ओर जाते देखा तो उनकी बेगम ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? दादा के पास। ये पूछने की उन्होंने तारीख में नाम कैसे दर्ज कराया था। मेरा पूरा नाम
सैयद अमीर अली इब्न मिराक है। बस इतनी सी थी ये कहानी।